नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक राजनीति, जिसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रीयवाद और प्रदेश। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्षेत्र की अवधारणा और भारतीय राजनीति के बारे में, क्षेत्रीयवाद के बारे में और प्रदेश के बारे में। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अभी शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं फिर क्षेत्र और क्षेत्रीयवाद और प्रदेश के बारे में हम शुरू करते हैं। क्षेत्रीयवाद और प्रदेश में आपस में गहरा संबंध है। इन तीनों में ही क्षेत्रीयवाद या प्रदेश में आपस में गहरा संबंध है। आइए अब हम प्रत्येक में अलग अलग नज़रिया या दृष्टिपात करें और देखें कि किस प्रकार ये भारतीय राजनीति की हमारी चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। पहले हम पढ़ते हैं क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र शब्द की परिभाषा देना कठिन है। इस विभिन्न संदर्भों में अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। इसको अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। फिर भी इसकी परिभाषा आमतौर पर इस तरह की जाती है कि हर क्षेत्र अपनी भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण अपने पड़ोसी से भिन्न होता है। इसमें ये बताया गया कि जो भौतिक और संस्कृति की जो विशेषताएं होती हैं अलग अलग राज्यों में, तो कहीं न कहीं एक दूसरे से अलग होते हैं। कभी कभी एक क्षेत्र में बहुत से राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे आर्कटिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, सुदूर पूर्व क्षेत्र इत्यादि। क्षेत्र का प्रयोग राष्ट्र के लिए भी किया जा सकता है, जैसे भारत का उपमहाद्वीप क्षेत्र भी कहते हैं भारत को। भारत में इस शब्द का प्रयोग पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं दक्षिण की तरफ बात करें या उत्तर की तरफ बात करें, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्र लगा दिया जाता है। जैसे दक्षिण क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, साउथ की तरफ की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दक्षिण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रही हूँ कि क्षेत्र लगाया जाता है किसी भी राज्य के बारे में बताने के लिए। भारत में राजनीतिक सीमा वाले प्रदेश भी विभिन्न क्षेत्रों के बनाते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रदेश की सभी सीमा के अंदर उपक्षेत्र भी हो सकते हैं। एक क्षेत्र के सीमा के अंदर या एक प्रदेश की जो सीमा होती है, जो लाइंस होती है, वो उपक्षेत्र में भी हो सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र, गुजरात में विदर्भ क्षेत्र इत्यादि। एक ग्रामीण सीमा को भी क्षेत्र की तरह माना जा सकता है। इस प्रकार क्षेत्र एक सापेक्ष शब्द है जिसका अर्थ इसके प्रयोग के साथ बदल जाता है। यहाँ क्षेत्र के विषय में चर्चा करते हुए सामान्य उसका ये अर्थ लिया गया है कि हर क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता है। जैसे आप किसी और क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ फूड अलग मिलेगा, कल्चर अलग मिलेगा। किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे खाने का हर चीज़ में डिफरेंस है। अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों के प्रति चेतनता रखते हुए हर क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में एक अस्मितावान इकाई के रूप में पहचाना जाता है। मतलब हर क्षेत्र, जैसे गुजरात के लिए गुजरात का जो फूड है वो किस जलेबी, फाफड़ा इस तरह। और अगर मुंबई की बात की जाए तो भेल, मतलब ऐसी सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। इस चेतनता के कारण क्षेत्र के लोग एक होने का भाव रखते हैं, जो कि बाकी क्षेत्रों से भिन्न होता है, चाहे वह राष्ट्रीय महाद्वीप ही क्यों ना हो। मतलब सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। क्षेत्र के आधार पर कह सकते हैं अपना रीति रिवाज, अपना पहनावा होता है। जैसे राजस्थान में अलग पहनावा होता है तो मुंबई में अलग होगा, गुजरात में अलग होगा, तो सबका अपना ये अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्षेत्र की अवधारणा और भारतीय राजनीति। अब हम क्षेत्र की अवधारणा के बारे में जानेंगे। आइए अब हम देखें कि ये अवधारणा भारतीय राजनीति की विवेचना के संदर्भ में हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र की विशिष्टता लोगों के बीच फैली हुई विस्तृत एकात्मकता की भावना है। मतलब बड़े स्तर पर देखा जाए तो एक होने की भावना से व्यक्त होती है।
एकता की ये भावना तरह तरह के स्रोतों से आती है, तरह तरह से आती है, जैसे भूगोल, स्थलाकृति, धर्म, भाषा, रीति रिवाजों और लोकचारों, राजनीतिक और आर्थिक विकास की आस्था, जीवन यापन का ढंग, ऐतिहासिक अनुभवों में समान रूप से भागी होना इत्यादि। मतलब हर तरह से कह सकते हैं। क्षेत्रीय एकात्मकता का उदय क्षेत्र की अस्मिता के आधार से होता है। जो लोग एक समान या अपने में एक एकदम संगठित हो सकते हैं, जिनमें एक की भावना होती है, सब एक समान है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्षेत्र की एक चीज़ करने में, एकमकता लाने में। अपने क्षेत्र के प्रति हर एक में निष्ठा होती है, अपने क्षेत्र के प्रति हर एक इंसान में निष्ठा होती है और क्रमशः यही निष्ठा क्षेत्रीयवाद का स्वरूप और आकार प्राप्त कर लेती है। जो प्रेम होता है अपने राष्ट्र से, अपने क्षेत्र से, वही प्रेम क्षेत्रीयवाद का स्वरूप धारण कर लेती है, आकार प्राप्त कर लेती है। यह भावना क्षेत्रीय राजनीति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। भारत में क्षेत्रीयवाद की राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। क्षेत्रीयवाद की बात की जा रही है कि भारत में सही भी है और गलत, सकारात्मक भी है और नकारात्मक, दोनों पहलू मिलेंगे भारत में। सकारात्मक शब्दों में कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र में निर्जातीय मतलब अपनी पहनावा, अपनी भाषा, अपने अपने क्षेत्रों की, जैसे साउथ की अलग भाषा है तो आप सीधा अगर गुजरात में चले जाएंगे तो वहाँ की अलग भाषा मिलेगी। तो हर क्षेत्र में अपनी अलग भाषा होती है। अपनी निर्जाति का अर्थ होता है जो हर चीज़ में डिफरेंस हो, अलग क्षेत्र में अलग है तो दूसरे क्षेत्र में आप आएंगे तो सब कुछ अलग मिल जाएगा। जैसे साउथ का फूड अलग है तो गुजरात में आएंगे तो वहाँ का भी फूड एकदम अलग मिल जाएगा, पहनावा भी बिल्कुल अलग मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस को बता रहा है। तो हर क्षेत्र में निर्जातीय भाषा, धर्म इत्यादि हितों पर आधारित स्पष्ट अस्मिता की तीव्र इच्छा में क्षेत्रीय राजनीति प्रकट होती है। क्षेत्रीय राजनीति प्रकट होती है। उदाहरण के लिए झारखंड आंदोलन को ही ले लीजिए। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था और अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के संरक्षण और उन्नति के लिए एक एकीकृत समूह के रूप में बढ़ रहा था। एकीकृत समूह के रूप में बढ़ रहा था। इस प्रक्रिया से झारखंड क्षेत्र के जनजातीय समूहों की एकत्मकता के पूर्ण सदुष्टीकरण मतलब मजबूत और स्पष्टीकरण हुआ। अंततः सरकार को राज्य का पुनर्गठन करना ही पड़ा। मतलब सारे जो राज्य थे, अगर बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये सारे इकट्ठा हो गए और इन सब ने मिलकर अलग मांग की, अलग झारखंड की मांग की। तो इस प्रक्रिया से झारखंड क्षेत्र के जनजातीय समूहों की एकत्मकता के पूर्ण सदुष्टीकरण और स्पष्टीकरण हुआ। अंततः सरकार को राज्यों का पुनर्गठन करना ही पड़ा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का जन्म हुआ। कब? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का जन्म हुआ, मतलब गठन हुआ, जो भारत का 28वां राज्य बन गया था। 28वां राज्य बना झारखंड। यह बिहार राज्य के छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगनास के वन्य क्षेत्रों से गठित किया गया था। ये वन क्षेत्रों को इकट्ठा करके बनाया गया था। इस प्रकार उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ के नए राज्यों का भी नवंबर 2000 में जन्म हुआ। मतलब इसको भी बनाया गया, इसको भी गठित किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीयवाद का नकारात्मक पहलू यह है। अब हमने इसमें सकारात्मक पहलू पढ़ा, इसमें हम पढ़ते हैं नकारात्मक पहलू। क्षेत्रीयवाद का नकारात्मक पहलू ये है कि यह राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों में बाधा डाल सकता है। राष्ट्र के निर्माण के जो प्रयत्न हैं, जो कोशिशें हैं, उसमें बाधा डाल सकता है। जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग, जो पंजाब के अंदर और बाहर आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा दे रही थी। पंजाब में खालिस्तान की मांग की गई, जो अंदर और बाहर से कहीं ना कहीं आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा दे रही थी। भारतीय राजनीति स्थिति के अधिकांश विशेषज्ञों ने क्षेत्रीयवाद के सकारात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रीयवाद के विशेषज्ञों ने दिखाया कि यह तथ्य एक क्षेत्र के लोगों के मन में बसी आपेक्षिक वंचन की मनोवृत्ति को प्रतिबंधित करता है। रिलेटिव डेप्रिवेशन जिसे कह सकते हैं
कहीं ना कहीं लोगों के मन पर सीधा असर डालता है। उनका अभिप्राय है कि जो सत्ता में होते हैं वह जानबूझकर लोगों पर वंचन, डेप्रिवेशन का आघात पहुंचाते हैं। ऐसा विशेषकर तब लगता है जब विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमों के फलस्वरूप हमें व्यापक आर्थिक असमानताएं दृष्टिगत होती हैं। जो समाज में व्यापक तौर पर जो आर्थिक असमानता है कहीं ना कहीं वो हमें नज़र आती हैं। इन असमानताओं के कारण देश के पिछड़े और कम विकसित क्षेत्रों में असंतोष और उत्तेजना फैलती है। गुस्सा फैलता है कि हमें बराबरी का नहीं मिल रहा है। देखिए एग्जाम्पल के लिए बिहार का देख लीजिए, वहाँ पे अन्य राज्यों के मामले को देखते हुए बिहार बहुत पिछड़ा है। अब वहाँ पे जो वहाँ की सरकार है ये सब उनका दोष है। तो कह सकते हैं कि कम विकसित क्षेत्रों में असंतोष और उत्तेजना फैलती है। स्पष्ट है कि क्षेत्र की अवधारणा का क्षेत्रीयवाद से काफ़ी संबंध है। तो हम कह सकते हैं क्षेत्र की जो अवधारणा है वो क्षेत्रीयवाद से संबंधित है, काफ़ी संबंधित है। तो आगे पढ़ते हैं, क्षेत्रीयवाद के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीयवाद से हमारा क्या अभिप्राय है। क्षेत्रीयवाद भारतीय राजनीति के स्वरूप और रचना को बनाने वाली प्रमुख शक्तियों में से एक है। क्षेत्रीयवाद जो भारतीय राजनीति के स्वरूप और रचना को बनाने में से एक है क्षेत्रीयवाद। ये अन्य राजनीतिक शक्तियों के साथ सक्रिय है। विशुद्ध क्षेत्रीयवाद के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। वास्तविक जीवन में भाषावाद और सांप्रदायिकता का विभिन्न मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब भाषा की बात की जाए तो आपको बहुत सारी भाषाएं मिलेंगी भारत में, और सांप्रदायिकता की बात की जाए तो ये भी ऐसे उदाहरण भी है जहां क्षेत्रीयवाद और जातीयवाद साथ साथ पाए जाते हैं। क्षेत्रीयवाद और जातीयवाद साथ साथ पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि किसी राजनीतिक घटना को क्षेत्रीयवाद कहा जाए या अन्य राजनीति से जुड़ी सामाजिक शक्ति जैसे कि भाषावाद। अंततः यह प्रश्न उठता है कि क्षेत्रीयवाद क्या है, इसका क्या स्वरूप है अथवा क्षेत्रीयवाद की क्या विशेषताएं हैं जो भाषावाद अथवा सांप्रदायिकता जैसी राजनीतिक शक्तियों से आगे बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो राजनीतिक शक्तियों से आगे बढ़ गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीयवाद को एक घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा। क्षेत्रीयवाद को एक घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें लोगों की राजनीतिक निष्ठाएं एक क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि लोगों का लगाव देश की अपेक्षा एक विशिष्ट क्षेत्र के साथ बढ़ जाता है। मतलब जो लोग हैं जो राजनीति में हैं उनका लगाव देश के प्रति नहीं होता, एक क्षेत्र के प्रति हो जाता है। कभी कभी ऐसे ही प्रदेश और उसके किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में भी होता है। अंततः क्षेत्रीयवाद के विचार का अस्तित्व क्षेत्र की अवधारणा के आसपास ही केंद्रित होता है। मतलब क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो राजनीति स्थल पे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं देश के प्रति इतना नहीं होता जितना वोट या अन्य चीज़ों के मामले में वो क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा महत्वपूर्णता देते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें हमने पढ़ा क्षेत्रीयवाद के बारे में। आगे पढ़ते हैं प्रदेश के बारे में। प्रदेश शब्द की परिभाषा हमने राष्ट्रीय राजनीति की इकाई में पहले ही की है। प्रदेश और क्षेत्रीय राजनीति को समझने के लिए आइए अब हम इस पर नज़र डालते हैं। इस पर प्रदेश शब्द से सामान्यतः ये समझा जाता है कि इसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो प्रदेश में प्रदर्शित होती हैं, या सामान्य विशेषताएं प्रायः सभी प्रदेशों में देखने को मिलती हैं। मतलब या तो ये विशेषताएं सामान्य तौर पे प्रदेश में रहती हैं या तो ये सामान्य देखा जाए तो ये प्रदेश में देखने को मिलती हैं। अब ये विशेषताएं क्या हैं हम देखते हैं। जैसे जनसंख्या, राज्य क्षेत्रीय सीमा, सरकार, प्रभुसत्ता। अब हम इन पे चर्चा करते हैं। पहले हम जानेंगे जनसंख्या के बारे में कि किस प्रकार इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं समाज में देखने को या समाज में विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम पहले जनसंख्या पे बात करते हैं।
प्रदेश एक मानवीय संस्था है, मानवीय संस्था जहाँ लोग रहते हैं, मानवीय संस्था है, इसलिए जनसंख्या इसका एक प्रत्यक्ष तत्व है। जनसंख्या इसका महत्वपूर्ण भाग है प्रदेश का। प्रदेश की संरचना एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो कि समाज के स्वरूप की व्याख्या करता है। जो समाज जिसे कहते हैं, जिसमें जनसंख्या होगी उसे हम कहेंगे समाज। तो कह सकते हैं समाज के स्वरूप की व्याख्या करता है। जनसंख्या समांगी हो सकती है जिसमें भाषा, मूल्य, रीति रिवाज इत्यादि एक समान हो, उन्हें समांगी कहेंगे। जिनकी भाषा भी समान हो, रीति रिवाज भी समान हो, तो उसको कह सकते हैं समांगी। जनसंख्या विषमांगी का अर्थ हुआ जो भाषा अलग हो, रीति रिवाज भी अलग हो। तो जनसंख्या विषमांगी भी हो सकती हैं जिसमें विभिन्न भाषाएं, मूल्य, रीति रिवाज होते हैं। भारतीय की जनसंख्या विषमांगी है। तो हम कहें कि भारत की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार की है, तो ये विषमांगी है। विषमांगी का अर्थ यही हुआ कि इसमें विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न रीति रिवाज हैं यहाँ पर, और यहाँ का कल्चर अलग अलग है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है वो विषमांगी है। एक राष्ट्रीय राज्य को परंपरागत ढंग की समांगी जनसंख्या की विचारधारा से बना हुआ समझा जाता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि आधुनिक काल में सभी राष्ट्रीय राज्यों में समांगी जनसंख्या हो। क्या एक आधुनिक जो काल है इसमें सभी जो राज्य हैं वो समांगी हों। समांगी का अर्थ मैंने बता दिया आपको कि जिसके कल्चर सारा कुछ एक समान हो, तो समांगी हो, समांगी जनसंख्या हो। आधुनिक संसदीय प्रजातंत्र जैसे भारत, अमेरिका, आधुनिक संसदीय प्रजातंत्रों में राजनीति दल सामाजिक, धार्मिक, भाषा और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर जाते हैं। ऐसे संबंधों और हितों का इस तरह परस्पर मिलना बहुवादी समाज में सहमति पैदा करता है। अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय सीमा के बारे में। हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा इसमें, अब क्षेत्रीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। क्षेत्रीय सीमा ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। प्रदेश के क्षेत्र का अभिप्राय भूमि, जलवायु से होता है। जो प्रदेश के जो क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं हम, या क्षेत्रीय सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम भूमि और जलवायु की बात कर रहे हैं। प्रदेश की क्षेत्रीय सीमा के विषय में कोई सर्वमान्य नियम नहीं पाए जाते। स्थान काल के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न रूप से प्रदेश की क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण होता है कि क्षेत्रीय सीमा यहाँ तक होगी या इसको आगे बढ़ा दिया जाए। जो उसकी मेन लाइंस होती हैं क्षेत्र की, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सरकार और प्रदेश प्राय एक साथ अदल बदल कर प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि सरकार भी आती रहती है। नई सरकार, पुरानी सरकार गई तो नई सरकार आई, तो सरकार और प्रदेश प्राय साथ साथ अदल बदल कर प्रयुक्त होते हैं। परंतु मूल रूप से बात की जाए तो सरकार को प्रदेश का एक हिस्सा माना जाता है, कि सरकार जो है वो प्रदेश का ही एक हिस्सा है। यह जन नीतियों को बनाने, मतलब लोगों के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं सरकार ही बनाती है। तो जन नीतियों को बनाने और सामान्य कार्यों को सही प्रकार से करने का साधन है। प्रदेश के संगठनात्मक पहलू से सरकार का संबंध होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रभुसत्ता के बारे में, लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रभुसत्ता राजनीति शास्त्रियों के अनुसार, जो राजनीति में बहुत सारे टाइम से रहते हैं, तो राजनीति शास्त्रियों के अनुसार प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रभुसत्ता है। किसकी सत्ता आएगी प्रदेश में, तो यही है प्रभुसत्ता है। ये प्रदेश की सर्वोच्च शक्ति है, एक बड़ी शक्ति है जो कि व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों की संख्या में निहित होती है। ये व्यक्ति की होती है या तो व्यक्तियों की एक संस्था होती है जो कहीं ना कहीं मेन होती है, निहित होती है। उदाहरण के लिए भारत में प्रभुसत्ता राष्ट्रपति के कार्यालय में निहित होती है। राष्ट्रपति के जो कार्यालय होता है, जहाँ पे कार्य होता है, वहाँ निहित होती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रभुसत्ता राज्यपाल के कार्यालय में निहित होती है। अगर प्रदेश की बात की जाए तो ये जो शक्ति होती है ये कहाँ होती है, राज्यपाल के कार्य क्षेत्र में। अगर हम
भारत की बात करें तो ये राष्ट्रपति के अंदर आती है, लेकिन अगर हम राज्य प्रदेश की बात करें तो ये राज्यपाल के कार्यालय में निहित होती है प्रभु सत्ता। पिछली इकाई 13 में हमने भारतीय राष्ट्र राज्यों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया था। हमने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय राज्य संसदीय प्रजातंत्र गणतंत्र है, मतलब यहाँ पे गणतंत्र है, लोगों का तंत्र कह सकते हैं, गणतंत्र है। इसमें सभी सहायक घटक होते हैं, जैसे संसद, मंत्रिमंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका है, निर्वाचन तंत्र है जिसमें हम वोट डालने का हमारा हक वो है, और इन्हें एक राज्य को प्रजातांत्रिक बनाने वाले घटक माना जाता है। सन 2000 तक भारतीय राष्ट्र में 25 प्रदेश और 7 संघ शासित क्षेत्र थे और 25 प्रदेश थे। और सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। ये हैं छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। अगर बात की जाए भारतीय संघ का 26वां राज्य कौन बना, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। इसकी अलग सांस्कृतिक पहचान है, छत्तीसगढ़ की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। ये मध्य प्रदेश के हिस्सों से बनाया गया है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये कहाँ से बनाया गया है? मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से। भारतीय संघ का 27वां राज्य उत्तरांचल, जिसका गठन 9 नवंबर को हुआ। तो उत्तरांचल का जो राज्य है इसका गठन कब हुआ? तो ये 9 नवंबर को इसका गठन हुआ। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, झारखंड का गठन 15 नवंबर को हुआ। जो झारखंड है उसका 15 नवंबर को हुआ। मुख्यतः प्रदेशों को भाषा के आधार पर प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बांटा गया। भाषा के आधार पर जो राज्य है उनको बांट दिया गया। जैसे कौन कौन से राज्य भाषा में एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं तो उनको एक में कर दिया गया। ये विभाजन और सत्ता का विकेंद्रीकरण भारतीय राष्ट्रों को संघीय राष्ट्र बनाता है और केंद्र और प्रदेशों के बीच सत्ता का संतुलन स्थापित करता है। जो केंद्र है और जो प्रदेश है उनमें कहीं ना कहीं जो सत्ता है उसको कहीं कहीं संतुलित करता है। ये भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभिन्नता, हमारे भारत में समाज भी कहीं, समाज की बात की जाए या संस्कृति की बात की जाए, सांस्कृतिक और आर्थिक विभिन्नता से क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय राजनीति का जन्म हुआ है। इस इकाई के अगले भाग में हम क्षेत्रीयवाद के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। तो अगला हम पढ़ेंगे भारत में क्षेत्रीयवाद की और इसके बारे में, राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो क्षेत्रीयवाद है उसमें राजनीति ने अपना कार्य किस प्रकार किया। तो सारे क्वेश्चंस हैं। तो आगे पढ़ते हैं। भारत में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद। क्षेत्रीयवाद का अस्तित्व स्वतंत्रता से पहले भी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद ये विचार अधिक प्रभावी हो गया। क्षेत्रीयवाद की राजनीति भारत सरकार के अधिनियमों 1909, 1919 और 1935 के अंतर्गत संवैधानिक सुधारों के लागू करने से प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता से पहले चेन्नई में जस्टिस पार्टी की स्थापना और इसकी भूमिका और कुछ हद तक पंजाब में अकाली दल की स्थापना भारत में क्षेत्रीयवाद के उदय के उदाहरण है। कि अगर आप बात करें क्षेत्रीयवाद की किस तरह आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीयवाद है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पंजाब में जो अकाली दल है कहीं ना कहीं इसकी स्थापना हमें बताती है कि क्षेत्रीयवाद के बारे में, और कहीं ना कहीं चेन्नई में जस्टिस पार्टी की स्थापना भी हमें क्षेत्रीयवाद की एक उदाहरण के बारे में, क्षेत्रीयवाद के उदय के बारे में हम बता सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीति के फैलाव के निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु थे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमें राजनीति में फैलाव के बारे में हम जानेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम 4 पॉइंट्स ही करेंगे, सारे पॉइंट्स हैं तो हम इसको करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बस ध्यान से सुनेगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स बनाते जाइएगा, नहीं टिक मार्क करते जाइएगा मेन लाइंस को, और बस ध्यान से सुन लेना वही बहुत है, क्योंकि आपको इस तरह मैं समझा रही हूँ कि आपको समझ में आए, ना कि आप रट्टा मारें।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित की गई। स्थापित की गई। लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते थे, तो कह सकते हैं प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को एक समान मानना, सरकार की राजनीति के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और नियमों पर राष्ट्र निर्माण करना था। देश के सभी भाग राष्ट्र निर्माण में निष्पक्ष व्यवहार चाहते थे कि सबके साथ निष्पक्ष हो, किसी साथ भेदभाव ना हो किसी भी लोगों के साथ। तो देश के सभी भाग राष्ट्र निर्माण में निष्पक्ष व्यवहार चाहते थे, परंतु विकास के लिए सभी भाग आपस में कंपटीशन करते थे, प्रतिस्पर्धा करने लगे। किसी भी काम का आशा से कम होना उनमें अभांति फैलाने का कारण बना और उसके फलस्वरूप ही क्षेत्रीय राजनीति का जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट पढ़ें तो देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। जो देशी रियासतें थीं उसका एकीकरण किया गया। छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में मिला दिया गया। जो छोटी छोटी रियासतें होती थी उनको बड़ी में मिला दिया जाता था। परंतु लोग अभी भी निष्ठा से पुरानी राज्य क्षेत्रीय इकाइयों की निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। निर्वाचनों में राजाओं आदि की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। कभी कभी राजा नए गठित प्रदेशों की तुलना में अपने पुराने राज्य क्षेत्रों से अधिक समर्थन प्राप्त कर लेते हैं और उसी प्रदेशों के अन्य भागों में उन्हें अपेक्षाकृत कम समर्थन मिलता है। जो नई प्रदेश वो जो बनाते हैं, संगठित करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे उनको वोट नहीं मिल पाता जितना जिसमें पहले जिसमें थे वो, उनसे उन्हें ज़्यादा वोट मिल जाता है। भाषा के आधार पर प्रदेशों के पुनर्गठन ने क्षेत्रीय राजनीति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो क्षेत्रीय राजनीति है कहीं न कहीं तो भाषा के आधार पर भी प्रदेशों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 28 प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। जैसे पुनर्गठित मतलब जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ या अन्य जो अभी मैंने बताए थे आपको, तो इस सारे कहीं ना कहीं 28 प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया और केंद्र प्रशासनिक राज्य क्षेत्र सहित इन्हें घटाकर 14 कर दिया गया। मतलब जो सबको जो कहीं भाषाएं एक समान होती थी कहीं ना कहीं उसको एक ही राज्य में मिला दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं घटाकर 14 कर दी गई। इसके बाद फिर से नए प्रदेश बनाए गए। उदाहरण के लिए बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब को पंजाब और हरियाणा में बांट दिया गया। परंतु इन प्रदेशों को पूरी तरह भाषा के आधार पर ही नहीं बनाया गया था। अन्य बहुत से कारक जैसे कि निर्जातीय और आर्थिक विचारधाराएं नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़, ये सही कहीं ना कहीं निर्जातीय या आर्थिक विचारधाराओं के आधार पर इन्हें किया गया। भाषा के आधार पर बात की जाए तो भाषा महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तरांचल तथा ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण देशी रियासतों का एकीकरण और व्यवहार समूहीकरण के लिए इसकी आवश्यकता। भाषा और जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की गई। भाषा और सामाजिक विभिन्नता तमिलनाडु जो भाषा के तौर पे कहा जाए जो बिल्कुल अलग है और सामाजिक विभिन्नता के आधार पर कहा जाए तो बिल्कुल अलग है। जैसे तमिलनाडु, केरल, मैसूर, बंगाल, उड़ीसा ने भारतीय संघ की संरचना में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई है। कहीं ना कहीं इनको एक कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो भाषा के आधार पर ज़्यादा मिलते थे तो उनको एक कर दिया जाता था, प्रदेशों को एक कर दिया जाता था। इन सब विचारों के अतिरिक्त प्रदेशों के पुनर्गठन में एक महत्वपूर्ण कारक भाषा रही है। प्रदेशों के पुनर्गठन के लिए जैसे नए राज्य बनाए गए तो एक भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण रही जिसके आधार पर बना, क्योंकि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। क्षेत्रीयवाद के संदर्भ में यह एक ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति बन गई जिससे भाषाई क्षेत्रीयवाद ने भारतीय राजनीति में अपना स्थान बना लिया। देश में भारतीय राजनीति में अपना स्थान बना लिया। इसका अर्थ है जैसे अभी संसद में किसी को इंग्लिश आती नहीं या किसी को हिंदी नहीं आती तो इसमें लड़ाई झगड़े भी होने लग जाए, तो कहीं ना कहीं भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो गई संसद में भी और इस हर जगह पे। क्योंकि जब
राज्यों में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए तो समझ लीजिए जब वहाँ से चुने जाते हैं और संसद में जब वो अपनी बातचीत करते हैं या तो भाषा एक बहुत मेन होती है। देश में क्षेत्रीय और संकीर्ण प्रवृत्तियों को जन्म देने वाली अन्य कारक राजनीतिकों के व्यक्तिगत और स्वार्थी उद्देश्य थे। देश में क्षेत्रीय संकीर्ण प्रवृत्तियों को जन्म देने वाले अन्य कारक राजनीतिकों के व्यक्तिगत और स्वार्थ उद्देश्य थे। स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही कुछ दलों के बीच राज सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया कि हमें सत्ता मिले हमें, तो कहीं ना कहीं संघर्ष शुरू हो गया। अपने सत्ताधिकार और सम्मान बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेशों को कमज़ोर करने में कुछ क्षेत्रीय और प्रादेशिक नेता कभी नहीं हिचकिचाए। मतलब कमज़ोर करने के लिए कभी वो हिचकिचाए नहीं, अपना लाभ चाहते थे अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि अधिक प्रदेश को बनाने का अभिप्राय है राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विधानसभाओं सदस्य इत्यादि का अधिक होना। क्योंकि जब लड़ाई झगड़े नेता लोग करवाएंगे तो नए राज्य बनेंगे और नए राज्य बनेंगे तो मुख्यमंत्री की भी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा गवर्नरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इस आधार पर कह सकते हैं पेशेवर राजनीतिकों ने अपने व्यक्तिगत और स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनभिज्ञ जनसमूह की संकीर्ण और सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया। मतलब कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लड़वाना या भाषा के आधार पर, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। इन ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम क्षेत्रीय और प्रादेशिक राजनीति के आधारों की चर्चा करें। तो इसमें हम करेंगे क्षेत्रीय और प्रादेशिक राजनीति। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्षेत्रीय और प्रादेशीय राजनीति के आधार। तो आज के लिए इतना ही। आपसे बस मैं एक गुजारिश करूँगी कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि आपको पढ़ाने का माध्यम सिर्फ यही है और मुझे तभी पता चल सकता है जब आप ज़्यादा लोग मुझे लगेगा कि लोग देख रहे हैं, नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने का उद्देश्य इतना नहीं जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। तो आप भी फैलाइए इसको, ताकि स्टूडेंट तक फैलाइए ताकि वो उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।